देखो कल के टॉपिक में हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो किस तरह से, क्या उसका यूजेस होते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, और एक विभव प्रवणता का कंसेप्ट था, उसको हमने देखा। सिद्धांत क्या था उसका, प्रूफ क्या था, वहीं से विभव प्रवणता निकलती थी। और फिर उसके बाद सुग्राहिता क्या होती है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन तुम ध्यान दो कि अगर हम विभवमापी पूरा ऐसे होल पेपर में आता है तो तुम्हें वो सारी चीज़ें शॉर्ट में करनी है, क्योंकि विभवमापी की संरचना जो है वो अब आ रही है। ठीक है, सिद्धांत लिखोगे फिर संरचना लिखोगे, सुग्राहिता पार्ट छोड़ दोगे जब तक कि पूछा ना जाए। अब आज हम देखते हैं विभवमापी की संरचना क्या है। तो तुम देखो, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि एक वायर ए बी है और उसमें जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कराना है, विभवांतर प्रोड्यूस कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बैटरी ले लेंगे, एक एमीटर, ताकि कितनी धारा बह रही है ये लगाओ ना लगाओ कोई जरूरत नहीं पड़नी इसकी बात में, एक कुंजी के डैश और एक रियोस्टेट, और उससे इसको कनेक्ट कर देंगे। रियोस्टेट का फंक्शन ये है कि इससे के थ्रू हम रेजिस्टेंस बदलेंगे, उससे धारा बदलेगी, धारा बदलने से यहाँ पे विभवांतर बदलेगा। तो एक तरह से तार एबी के विभवांतर को कंट्रोल करने का काम रियोस्टेट करेगा। ठीक है, और इधर ए पॉइंट पे जो सेल है जिसका वोल्टेज, जिसका ईएमएफ नापना है, तुम्हें विद्युत वाहक बल नापना है, उसका पॉजिटिव इस ए पॉइंट से, नेगेटिव उसका गैल्वेमीटर से, और फिर गैल्वेमीटर का दूसरा सिरा जॉकी जे से कॉन्टैक्ट करा के और इसके ऊपर कहीं भी मूव करा सकते हैं। जॉकी से जोड़ने का मतलब ये है कि मेरी मर्जी में कहीं भी इसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ये जो सर्किट ऊपर वाला होता है ये कहलाता है हमारा प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी मतलब चाहे तुम कहीं भी पोटेंशियोमीटर को यूज करो, ये वाला पार्ट तो ऊपर होएगा ही होएगा। और नीचे ऑक्सिलरी सर्किट है, सहायक सर्किट, अलग अलग काम में यूज करोगे तो ये चीज बदलती रहेगी। ठीक है ना, ये चीज जैसे जैसे वो नहीं आते हैं घरों में देखा होगा, पुराने बल्ब आते थे, फिर उसका CFL आई। तो CFL आई तो उसके पीछे भी लगाने का जो सिस्टम था वही था जो बल्ब के पीछे था, ताकि वो उन्हीं होल्डर में लग जाए। आज की डेट में जो LED बल्ब आते हैं उनके पीछे भी वही होल्डर है, उसी तरह का कनेक्शन है, ताकि पुराने जैसे होल्डर में वो लग जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल किया जाता है। तो प्राइमरी सर्किट हमेशा एक जैसा होता है, ऑक्सिलरी सर्किट जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, अलग अलग यूजेस में ये अलग अलग होता रहेगा। तो देखो इसमें क्या है, एक लंबा व एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB होता है। ये देखो लंबा कितना होता है, तो लंबा इसको वो मिनिमम 4 मीटर होता है। इस तरह से वायर घुमा घुमा के उसको कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे करके दिखाई है लैब में, एक्चुअल एप्रेंटिस कैसा होता है। तो देखो AB तार इस तरह से है, ये यहाँ से ये गया, फिर ये आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया। यहाँ पर कॉपर की पत्तियां हैं केवल। ठीक है ना, तार हमारा यहाँ से यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे है। अगर हम तार उसको घुमा के ऐसे करके घुमा के लाएंगे ना, तो उतने तार की लेंथ कैसे नापी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक मान लिया 100 सेंटीमीटर हो गए, फिर तो 101, 102, 103 सेंटीमीटर का, तब 104, 5, 6 नपेगा। तो इसलिए वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए कॉपर की पत्ती लगाई गई है वहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से करके जो है वो 4 मीटर, और देखा गया है लैब में 10 मीटर का भी है। ठीक है ना, हमारे यहाँ लैब में भी 10 मीटर का भी रखा हुआ है। ठीक, ये मेरे पास देखो यहाँ पे 4 मीटर लंबा लेंथ का जो है वो पोटेंशियोमीटर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है ना, ये है इसमें, ये स्केल लगा हुआ है, और यहाँ से देखो ये 4 तार लगे हैं, एक तार ये लगा है। ठीक, फिर देखो पत्ती लगी हुई है, इसी पत्ती से उसका दूसरा सिरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो जहाँ खत्म होता है उसी पत्ती से तीसरा तार स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये पत्ती है तो इससे दूसरा स्टार्ट हो गया, अब ये नई पत्ती लगाई तो इससे अगला पार्ट चल निकला, और इधर से पत्ती लगाई तो इधर से अगला पार्ट चल निकला। ठीक है ना, नापा कैसे जाता है, तो एक ही स्केल लगाने नीचे उसी से नापा जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो इस समय जॉकी यहाँ पे है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से गिनोगे 100 पूरे हो गए, और यहाँ से गिनते हुए आओगे, इस पे देखा तुमने 25 हो गए, तो यानी कि 125 सेंटीमीटर लेंथ हो गई बाइक। ठीक है, अगर यही तार यहाँ पे होता तो 100, 200 और फिर यहाँ से मान लिया 60, तो 260 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाती। इस तरह से नापा जाता है। तो एक्चुअल एपरेटस इस तरह का है, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज उसको इतना ही बना देते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा मत सोचना 4 मीटर लंबा है तो 4 मीटर लंबा हम बोर्ड लगाएंगे, 1 मीटर में ही काम चल जाता है। ठीक है, मतलब अगर ध्यान से देखा ना जाए तो कोई मीटर पेज और पोटेंशियोमीटर में फर्क लगाना मुश्किल है। जब देखोगे हाँ भाई 4 तार है तब पता लगेगा जाके। और मीटर पेज में गैप होते हैं ऊपर, इसमें गैप है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पत्ती तांबे की L शेप में पत्तियां वगैरह होती थी, वो सब यहाँ नहीं होता।
फिर उसके बाद देखो ए सिरे से बैटरी ई डैश, ए सिरे से बैटरी ई डैश जोड़ दी है, ठीक है। ई डैश का धनात्मक सिरा यहाँ पे जोड़ दिया है। कुंजी के डैश तथा धारा नियंत्रक आर एच, के डैश है, धारा नियंत्रक आर एच है, उसके द्वारा तार ए बी के विभव को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। ए बी के विभव को घटाया अथवा बढ़ाया इसलिए हो जा सकता है। ऐसे समझो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तुमने तो ये भी वोल्टेज खाने लगेगा, ठीक है ना, तो वो कम यहाँ वो ले लेगा तो यहाँ कम रह जाएगा। कम कर दो रेजिस्टेंस तो वहाँ कम वोल्टेज जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ज़्यादा। सेल ई का धनात्मक सिरा, ये देखो जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसका भी पॉजिटिव सिरा हम यहीं पे जोड़ देते हैं, और ऋणात्मक सिरा जो है वो क्या धारामापी, धारामापी से जोड़ के और फिर उसका दूसरा सिरा जॉकी से जुड़ा रहता है। एक धारामापी जी द्वारा जॉकी जे से जुड़ा रहता है, और जॉकी जे को ए बी तार पर खिसका कर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। इस ए बी तार पे कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं, इसमें भी वही हिसाब है, कहीं भी इसको स्पर्श करा सकते हैं, ठीक है ना। रियोस्टेट भी मैंने तुमको दिखा रखा है, ये इस तरह का होता है, और जॉकी भी हमने जो है वो तुम्हें ये दिखा रखी है, इस तरह की पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है ना। तो ये इसका जो है वो संरचना होती है। पेपर में अगर आएगी तो संरचना में यही डायग्राम केवल बना दो, वो ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा ये लाइनें इतनी लिख दोगे बस शॉर्ट में, तो ये तुम्हारी संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वर्किंग में इसकी आते हैं हम, और वर्किंग में हम यही मान के चलेंगे कि एक सेल है नीचे, उसका विद्युत वाहक बल नापने की कोशिश हो रही है। तो ऊपर का सर्किट तो पुराने जैसा ही है और नीचे वाले सर्किट भी पुराने ही जैसा है, ठीक है। इतना सब जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच कराना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जॉकी को J1 पर इस प्रकार स्पर्श कराया जाता है, J1 ये तार की लेंथ कम है इस टाइम पे, और इस प्रकार स्पर्श कराया जाता है कि A J1 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है। भाई वो वायर कम लेंथ का लिया तो विभवांतर कम होगा उसका, तो वो इससे कम है मान लिया। अब तुम देखो ये सेल जो है इसका पॉजिटिव है, ये अपनी करंट ऐसे बहाना चाहता है, और ये वायर का इसमें भी तो पॉजिटिव इधर ही है इससे के हिसाब से, तो ये अपनी करंट ऐसे बहाना चाहता है। वो तार भी पूरा विभवांतर के सोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बस ये है कि कमजोर है क्योंकि यहीं पे जोड़ दिया मैंने। इतनी लेंथ का तार अपना विभवांतर दे रहा है और यहाँ पे सेल अपना विभवांतर दे रहा है, और ये पावरफुल है। वो चाहता है कि ऐसे में करंट बहा दें, ये चाहता है मैं ऐसे में करंट बहा दूं, लेकिन चूंकि पावरफुल ये है तो रिजल्टेंट करंट जो है वो इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में बह जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः गैल्वेनोमीटर में धारा जो है वो J1GEA मार्ग से बहेगी, और गैल्वेनोमीटर में चूंकि इधर से इधर बह रही है अतः गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। एक्चुअली इस सर्किट में दो सोर्स ऑफ करंट है, एक सेल ई और एक वायर। वो कमजोर है, ये एक मजबूत है, तो ये अपनी करंट बहा ले रहा है। अब क्या करते हैं, J1 की बजाय हम मान लिया दूर कहीं जाकर के J2 पे टच कराते हैं ताकि वो पावरफुल हो जाए, वो भी कंडीशन देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज मैंने वही है इसलिए डायरेक्ट ज्यादा नहीं लिखी है, और ताकि AJ2 का विभवांतर जो है, AJ2 वायर का विभवांतर वो तुम्हारा E से क्या हो, ज्यादा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कौन डोमिनेट कर जाएगा, वायर डोमिनेट कर जाएगा, सेल कमजोर पड़ जाएगा, और ये अपनी करंट ऐसे बहाने लगेगा। समझ रहे हो बात को। तो अतः गैल्वेनोमीटर में धारा AEG मार्ग से बहेगी, और गैल्वेनोमीटर में चूंकि इधर की तरफ धारा बह रही है अतः सुई जो है वो दाईं ओर जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एक कंडीशन में ये कमजोर मतलब डोमिनेट कर रहा है, मजबूत है, और दूसरी कंडीशन में ये कमजोर है उससे। एक कंडीशन में विक्षेपण जो है वो बाईं ओर है, और एक कंडीशन में जो विक्षेपण है वो दाईं ओर है। तो विक्षेप अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर जो है ये ऊपर वाला वायर और नीचे वाला सेल दोनों ही आपस में बराबर होते होंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि इस पे कमजोर पड़ रहा है, इस पे ताकतवर है, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा। वही ढूंढना होता है हमें लैब में कि जिस पर जो है वो ये दोनों जो है वो एक बराबर हो जाए, और जब दोनों एक बराबर हो जाएंगे तो होगा क्या, ना ये अपनी करंट बहा पाएगा ना वो अपनी करंट बहा पाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो बात को। देखो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है,
स्पष्ट है कि J1 पर J2 के मध्य J एक ऐसा बिंदु J होगा जिस पर ज्योति को स्पर्श कराने पर धारावाही में कोई विक्षेप नहीं होगा। इस बिंदु J को क्या कहते हैं? शून्य विक्षेप स्थिति, यानी कि नल पॉइंट कहते हैं। और जब तुम्हें नल पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब ऊपर का विभवांतर सेल के विभवांतर ईएमएफ से बिल्कुल बराबर हो गया है, तभी तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम ये लिख सकते हैं इस दशा में इक्वल टू, यानी कि सेल का विद्युत भाग बल बिल्कुल ठीक जो तार AJ है उसके विभवांतर के बराबर है। समझ रहे हो बात को? देखो E इक्वल टू तार AJ का विभवांतर। अब AJ की लेंथ सपोज L है, ठीक है। यदि शून्य विक्षेप लंबाई स्मॉल l है, इसी को नल लेंथ भी कहते हैं, नल लेंथ। तो अब ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब तार AJ का विभवांतर, अगर तुम्हें AJ का लेंथ मालूम है L, तो हमने पढ़ रखा है ना विभव प्रवणता वाले फॉर्मूले में कि क्या होता है, K इक्वल टू V/L, ये फॉर्मूला होता है। तो L लेंथ का विभवांतर कितना हो जाएगा? K इक्वल इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम EMF को नाप सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जब ये EMF नापा जा रहा है हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बह रही है। ध्यान दो, J1 पे जब जोड़ देते तो करंट बह रही थी, लेकिन वो रीडिंग थोड़ा ना थी, वो तो चेक कर रहे थे। J2 पे जब जोड़ा तब भी करंट बह रही थी गैल्वेनोमीटर पे, लेकिन वो तो हम चेक कर रहे थे। रीडिंग हमारी कौन सी है? रीडिंग तब है जब हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही है। तो ये जो याद करो, वोल्टमीटर में मैंने बताया था कि वोल्टमीटर विक्षेपण विधि पर आधारित है, डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। सुई हिलेगी तभी बताएगा, और सुई हिली नहीं कि वो करंट लेगा जरूर, तभी सुई हिलेगी, और इस वजह से जो है गलत बताएगा। यहाँ पर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट तब काम करता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहती है, सर्किट में करंट नहीं बहती है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जब वैल्यू दे रहा है तो करंट ले ही नहीं रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो विभवांतर नाप के बता रहा है, ये हमारा जो है वो नल मेथड पे बेस्ड, ठीक है, वो विक्षेपण विधि पर बेस्ड था, डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड था वोल्टमीटर, इसलिए उसमें एरर आती है, विभव मापी में कोई एरर नहीं आती है। ठीक है, अब एक तरह से ये देखो कि सेल का विद्युत वाहक बल नाप ही तो लिया हमने, ठीक है ना, जो हमने वर्किंग समझाते समझाते सेल का विद्युत वाहक बल नाप दिया है, और यही हमारा पहला यूज भी होता है। अगर हम ध्यान दें, पुराना जो है कि विभव मापी पे क्या यूज है, तो 3 यूज होते हैं। पहला उनमें से सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है, तो वो चीज़ ही समझाते समझाते हमने वर्किंग समझी है, ठीक है ना। लेकिन हम फिर से एक बार उसे देख लेते हैं। एक बार अगर वो आएगा पेपर में कि इस विभव मापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल कैसे नापते हैं, तो वर्किंग ना बता के तुम उसको दूसरे रूप में लिखोगे, स्टेप्स लिख दोगे कि पहले ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये तार बिंदु पता किया, और बस हिसाब से E इक्वल टू KL निकल आएगा, ठीक है ना। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देंगे, और यही हमारा पहला यूज भी बन जाएगा। तो विभव मापी का हमने क्या कर लिया, डेफिनेशन देख ली, हमने उसकी प्रिंसिपल देख लिया, सिद्धांत देख लिया, सिद्धांत का प्रूफ देख लिया, ठीक है ना। पेपर में आएगा तो सिद्धांत का प्रूफ अगर नहीं पूछ रहा है तो मत दो, तुम केवल सिद्धांत 2-3 लाइन का लिख दो, ठीक है। सुग्राह्यता बताने की जरूरत नहीं है अगर पूछी नहीं है, सीधे संरचना पे आओगे अगर पूछी है, और फिर वर्किंग पे आओगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके यूजेस पे चलेंगे, ठीक है।